फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल आपने पहले भी पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था कि मेटल क्या कौन से होते हैं। तो सोचो आप मेटल नॉन मेटल के बारे में, आप डेली यूज में क्या यूज करते हो मेटल नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेटल के अंदर आता है एलिमेंट्स। फिजिकली अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, मेटल मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल जो होता है वो कैसे होते हैं, आपको ये एक्टिविटी के अंदर बताया गया 3.1 टू 3.6 एक्टिविटी के अंदर आपको ये चीज बताई गई है उन्होंने। मेटल्स, मेटल आयरन होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो ये सारे क्या अपने पास मेटल है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन मेटल्स के अंदर। 3.1 हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। 3.1 एक्टिविटी में क्या करिए, टेक सम आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम फॉर एपियरेंस ऑफ द सैंपल, और उन्हें क्या करो, रबिंग करो सैंड पेपर से। आप रबिंग करेंगे अगर सैंड पेपर से तो वो चमक जाएंगे। इसी शाइनिंग सरफेस इस प्रॉपर्टी को, जो मेटल की प्योर स्टेट क्या होता है, प्योर स्टेट का मेटल होता है, उसको शाइनिंग ऐसे रगड़ता है तो शाइनिंग आ जाती है। उसी शाइनिंग को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। उसी शाइनिंग के हम अगर मैट कोई चीज ऐसी चमक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लस्टर। यानी उसके अंदर एक क्वालिटी है मेटल की, और मेटल की क्वालिटी है लस्टर। क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। ठीक है, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब के छोटे पीसेस लो। इसके क्या करो, शार्प विद द मेटल विद अ शार्प नाइफ, नोट योर ऑब्जर्वेशन। आप इसको ऑब्जर्वेशन, इसको मतलब काटो एक शार्प नाइफ से। तो कई ये सब कटेंगे नहीं, कुछ होंगे जो अपने पास मेटल माने जाते हैं। आयरन कटेगा नहीं चक्कू से, कॉपर कटेगा नहीं, एल्यूमिनियम कटेगा नहीं, मैग्नीशियम कटेगा नहीं चक्कू से। कुछ सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जो एक एक्सेप्शन होते हैं, वो कट जाते हैं इजीली चक्कू से। वो आपको आगे बताया जाएगा कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। यू विल फाइंड दैट द मेटल आर जनरली हार्ड। तो फिर वो चक्कू से कटते नहीं है, इसलिए मेटल जनरली हार्ड होते हैं। फ्रॉम मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल मतलब मेटल मेटल से नहीं करते, वो जनरली क्या होता है, हार्ड होते हैं। एक्टिविटी 3.3 क्या कहती है कि टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इन सब के पीसेस लो, और आप मेटल ब्लॉक ऑन आयरन एंड स्टिक इट 4 और 5 टाइम्स विद हैमर। मतलब इसे हैमर से आप 2 से 3 बार मारोगे, रिपीट करोगे, तो ये पतला होता जाएगा, इसकी शेप चेंज होती जाएगी और एरिया बढ़ जाएगा, और मेटल क्या होता है, पतला होता जाएगा। ये क्वालिटी इसकी कहलाती है मैलिएबिलिटी। क्या कहलाती है, क्वालिटी इसकी कहलाती है मैलिएबिलिटी। ये क्वालिटी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी कहलाती है। ये क्वालिटी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी कहलाती है इसकी ये क्वालिटी। ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी कहलाती है। तो डिड यू नो गोल्ड और सिल्वर जो होता है मैलिएबल होता है, गोल्ड को पीट पीट के क्या करता है, अपन सिंपल प्लेट बना सकते हैं। ठीक है, और है ना, सिल्वर को भी बना सकते हैं। जैसे सिल्वर फॉइल का तो हम सिल्वर फॉइल बना लेता है, जो हम कई बार उस पर खाते हैं, वो मिठाई होती है, मिठाई के ऊपर लगी होती है, तो सिल्वर की हल्की सी परत लगी होती है। लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन द डेली। आपको लिस्ट बनानी चाहिए कि आपके पास कौन कौन से मेटल आप डेली यूज करते हैं, ऐसा ये बता रही है आपको। तो द एबिलिटी ऑफ द मेटल, मेटल की वो एबिलिटी ड्रॉन इनटू द वायर, और जो वायर में चेंज कर दो उसे कहते हैं डक्टाइल। क्या कहते हैं, जो वायर की एबिलिटी होती है, जो क्या करते हैं, डक्टाइल में चेंज होता है, उसे कहते हैं हम थिन। यानी वो बिल्कुल वायर में चेंज हो रहा है, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। यानी कि वो एबिलिटी वायर की, यानी मेटल की वो एबिलिटी जो क्या हो, वायर में चेंज हो रहा है, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड एक बहुत ही डक्टाइल मेटल है। गोल्ड एक बहुत ही डक्टाइल मेटल है। गोल्ड क्या है, डक्टाइल मेटल है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है सरप्राइज ऑफ द 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड की 2 किलोमीटर लेंथ बन सकती है। 1 ग्राम अगर गोल्ड लेते हैं, उसको वायर में चेंज करते हैं, तो वो 2 किलोमीटर तक की लंबी पतला हो सकता है, वो आहिस्ता पतला हो सकता है इजीली। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ मैल्यूबल डक्टाइल, दोनों है वो मेटल डिफरेंट शेप्स का है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। मतलब हम अपने हिसाब से ही मेटल को यूज करते हैं, कई बार यूटेंसिल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो कई बार मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स बना लेते हैं, तो अलग अलग चीज में वो काम में आता है। जैसा भी एक्टिविटी 3.5 के अंदर दे रखा है, एक्टिविटी 3.5 क्या कहती है, एक्टिविटी 3.5 क्या कहती है, टेक एन एल्यूमिनियम कॉपर वायर लो, clamp of this wire on the sand clamp
दिस वायर ऑन अ स्टैंड, स्टैंड के ऊपर उसको खड़ा कर दो। ठीक है, ये वायर लिया हमने, क्लैंप कर दिया उसको स्टैंड के ऊपर। ये फ्री वायर लिखा है पिन वैक्स। ठीक है, फ्री वायर, फ्री एंड ऑफ द वायर, फ्री एंड ऑफ द वायर पिन, और ये वैक्स लगाएगी उस पर। वैक्स के साथ क्या पिन लगा रखे हैं, मतलब पिन पे चिपका रखा है। ठीक है, फिक्स इट विद द यूजिंग द वैक्स, हीट द वायर, हीट करो वायर का, एंड स्प्लिट कैंडल ऑफ द बर्न ऑफ द हीट लैम्प। डू यू ऑब्जर्व व्हाट इज योर ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, जब हम उसको हीट करेंगे तो वायर क्या करेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, इसलिए क्या होगा, मोम पिघल जाएगा और पिन नीचे गिर जाएगी। मोम पिघल जाएगा और पिन नीचे गिर जाएगी। बर्नर लगा रखा है इन्होंने, ये मेटल वायर लगा रखा है इन्होंने। तो ये बर्नर और मेटल वायर लगा रखा है, बर्नर लगा रखा है इन्होंने, ये मेटल वायर लगा रखा है इन्होंने। तो इससे क्या होगा कि हमें ये जो बर्नर और मेटल वायर लगा रखा है इन्होंने, इसकी वजह से क्या होगा कि ना मेटल क्या करेगा कि पिघल जाएगा वायर, वायर क्या हीट को ट्रांसफर करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा तो मोम जो होगा, वैक्स जो होगा वो पिघल जाएगा और ये नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो हमारा ये पता चल गया कि गुड कंडक्टर है, हीट एंड लाइट का गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो हीट एंड हैव द हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये पता चल गया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्ट नहीं हुआ, इसने मोम को बैक किया है। और ये बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड हीट और सिल्वर, मतलब ये बता रहा है कि सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद थर्ड आता है एल्यूमिनियम। तो इसने बता रखा सिल्वर, कॉपर, और मैं बता रहा हूँ आपको एक एल्यूमिनियम की थर्ड आता है। इसके ऊपर लेड, मर्क्यूरी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मर्क्यूरी क्या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये हो गई मेटल की कंडीशन से बहुत सारी आपको बता दी गई। अब 3.6 के अंदर लेते हैं हम, ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ये 3.6 बता रही है आपको। ये जो good conductor, you must you have the wire have carry current forms as the floating PVC from the polyvinyl chloride, इसके अंदर और कार्बन लाइक मटेरियल, मतलब जो तार होता है उसके ऊपर है ना, जो कॉपर कॉपर का तार होता है उसके ऊपर क्या है, एक कोटिंग चढ़ाते हैं जो पीवीसी की हो सकती है, रबर की हो सकती है, मटेरियल की, जो कोट लगा के आपको दिया जाता है कि आपके घर में तार लग रहा है। What happened when the strike is the hard, do they produce a sound, क्या उसे बजाने को साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर अपन उसे बजाते हैं तो आवाज आती है, तो उसे हम कहते हैं साउंड दस, उसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं साउंड दस, उसकी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, साउंड दस। ठीक है, साउंड दस उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है मेटल के अंदर, और इसके अंदर भी वो वैल्यूज की जाती थी। पहले मेटल के लिए वो हथौड़ा मारा जाता था, लकड़ी का हथौड़ा रहता था, और मेटल की वो रहती थी कि उसको पीटा जाता था, तो क्या हो जाते थे, बैल बजती थी, वो बजती थी तो अपनी छुट्टी हो जाती थी। ठीक है, स्कूल की। तो फिर नॉन मेटल, अब बात करेंगे नॉन मेटल। जो मेटल के अंदर क्वालिटी नहीं है वो सारी क्या है, नॉन मेटल के अंदर है, जो मेटल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मेटल के अंदर मोस्टली सारी क्वालिटी है। तो इसके नॉन मेटल के अंदर हमारे पास आता है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब हमारे नॉन मेटल आते हैं। ठीक है, कुछ नॉन मेटल आर द सॉलिड्स, गैसेस एक्सेप्ट व्हिच इज, नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड्स भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, मतलब नॉन मेटल जो होता है सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, ब्रोमीन को छोड़ के, क्योंकि ब्रोमीन एक लिक्विड है। ब्रोमीन क्या एक लिक्विड है, तो ब्रोमीन नॉन मेटल लिक्विड का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर हम 3.7 एक्सरसाइज करने। इसमें आपको बोला है कि ओर और ग्रेफाइट के कुछ कलेक्ट करो सैंपल्स और बताओ इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मैलेबल डक्टाइल होते हैं क्या। तो हम बता देंगे नॉन मेटल मैलेबल होते हैं, हार्ड नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक, ना ही वो सॉलिड होती है उसके अंदर। तब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्शंस का मतलब मैं आपको बता रहा था। एक्सेप्शंस का मतलब होता है बिल्कुल अलग। मतलब वो है तो मेटल, लेकिन उसमें कुछ अलग क्वालिटी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लिखा है जैसा कि अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और मेटल की, नॉन मेटल और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी है, तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे मेटल एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी को छोड़ के, जो मर्क्यूरी होता है उसको छोड़ के सारे एटम क्या होता है, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मर्करी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, तो एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो इसमें लिखा है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी छोड़ के एग्जिट करते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है,
तो मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो हमने देखा कि ऑब्जर्व किया है कि जो मेटल्स होते हैं हैविंग हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम जो होते हैं वो क्या रखते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। यानी आप अगर उसे हाथ में लोगे अपने पाम मतलब हाथ में लोगे अगर आप उसे, तो वो क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या लो है, तो गैलियम और सीजियम हाथ में लोगे तो वो पिघल जाएंगे। आयोडीन इज नॉट मेटल बट इज लस्टर। मतलब आयोडीन क्या है, मेटल नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, वो लस्टर मतलब स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा है आयोडीन नमक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वो मेटल ना होते हुए भी, नॉन मेटल है फिर भी वो लस्टर है, लस्टर मतलब हार्ड है, ठीक है। उसके बाद कार्बन इज नॉन मेटल। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट फॉर्म्स होती है उसकी एलोट्रॉप्स की, ठीक है। एलोट्रॉप्स की अलग अलग फॉर्म का मतलब अलग अलग टाइप का, एलोट्रॉप मतलब अलग अलग टाइप के होता है। कार्बन, कार्बन के अंदर आता है डायमंड, डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का, मतलब कार्बन से ही बना है डायमंड। क्या बना है, कार्बन से ही बना है डायमंड। तो एलोट्रॉप मतलब ये चीज़ होती है, जो चीज़ कार्बन मतलब कार्बन है तो कार्बन से ही बनी हुई है पूरी, तो वो उसका एलोट्रॉप हो गया। मतलब कार्बन से डायमंड बना है तो पूरे कार्बन से बना हुआ है, तो इसलिए वो उसका एलोट्रॉप हो गया। क्या हो गया, उसका एलोट्रॉप हो गया। मतलब उसके हुबेहू है, मतलब उसकी तरीके से बना है, मतलब एक तरीके से उसको यूज़ करते हुए डायमंड बना है, तो वो एलोट्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक और है कार्बन का एलोट्रॉप जिसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। तो आप जानते हैं डायमंड का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है डायमंड का। तो ग्रेफाइट एक अनादर एलोट्रॉप है जिसका कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इजीली कंडक्ट कर लेता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट कर लेता है। अब आते हैं एल्कलाइन मेटल्स पे। एल्कलाइन मेटल्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों, तीनों क्या एल्कलाइन मेटल्स हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, मतलब इजीली कट किया जा सकता है नाइफ से। और इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, इनकी डेंसिटीज़ भी लो होती है। डेंसिटीज़ मतलब इनके अंदर जो सॉफ्टनेस होती है तो इसकी डेंसिटी क्या हार्ड नहीं होती, मतलब ये ज़्यादा गाढ़े नहीं है। मतलब ये चीज़ क्या है, थोड़ा चाकू से इजीली कट सकती है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए चाकू से काटे जा सकते हैं, इसलिए डेंसिटी कम है इसकी। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। और ये इजीली रिएक्ट भी कर जाते हैं, मतलब पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। अगर इसको पानी में रखा जाए तो पानी से रिएक्ट भी कर जाते हैं सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सेप्शंस हैं मेटल और नॉन मेटल्स के। अब हम बात करेंगे सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। उससे पहले एक एक्टिविटी है ये कि रिबिन, एक मैग्नीशियम रिबिन लो, फिर सम सल्फर पाउडर ले लो, उस मैग्नीशियम रिबिन को जलाओ, ऐश उसका जो डिसॉल्व कर दो पानी के अंदर, मतलब उसको जलाओ और पानी के अंदर घोल दो। टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा, बोथ रेड और ब्लू लिटमस पेपर ले लो। लिटमस पेपर से क्या है, उसको टच करके देखो कि क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी का नहीं बताया गया है। इसका रिजल्ट क्या होगा अपने पास, इसका रिजल्ट होगा कि मोस्ट नॉन मेटल जो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन मेटल होते हैं उनका जो एसिडिक ऑक्साइड होता है, मतलब जो नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल को बर्न किया जाता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया जाता है, नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड बनाया जाता है उसको पानी में घोल के, मतलब एक तरीके से हम है ना नॉन मेटल को जला के उसका ऑक्साइड बना लेंगे, उसके बाद उसे क्या पानी में घोल देंगे। पानी में घोलने का जब उसको चेक करेंगे तो मोस्टली वो एसिडिक होते हैं, मतलब एसिडिक होते हैं उनके ऑक्साइड। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जो मेटल होते हैं, मेटल अगर जलाया और मेटल को जानकर जो उसका ऑक्साइड निकल के आएगा तो वो उसको जब पानी में घोल के टेस्ट करेंगे तो वो बेसिक होंगे। क्या होंगे, वो बेसिक होंगे। तो कैसे टेस्ट किया उन्होंने टेस्ट ऐसे किया कि उनको जलाया नॉन मेटल और मेटल को, उसका जो ऑक्साइड निकले उसको पानी में घोला और पानी के अंदर रेड लिटमस पेपर ला डाल के देखा उन्होंने। तो रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू वाला रेड हो गया तो पक्का वो एसिड है, ठीक है। तो नॉन मेटल के केस में क्या हुआ, वो रेड हो गया ब्लू वाला, इसलिए वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। तो नॉन मेटल के अंदर जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और मेटल को जब जलाया जाता है मेटल के ऑक्साइड निकलते हैं वो मोस्टली बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो यही हम और आगे चैप्टर में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ भी आप इसको कर सकते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लिक्विड वो होता है मर्क्यूरी, कैन बी इजीली कट विद नाइफ। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम इजीली काटे जा सकते हैं इस बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, ठीक है। तो ये मेटल बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर को ले लो बेस्ट कंडक्टर, आप कॉपर ले लो। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का पुअर कंडक्टर कौन सा होता है इसमें से, मेटल में से पुअर कंडक्टर कौन है,
तो ये सब इसके क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद आगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, इसका मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो वो आप इसमें से वीडियो में से देख लिए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताया जाता है। आपको पता है मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, बहुत से मेटल्स हैं, ठीक है। तो अगर अपन मेटल को जलाएं, मेटल को क्या करें, बर्न करें, तो मेटल ऑक्साइड बन जाती है। क्या होती है मेटल ऑक्साइड, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबिन है उसको बर्न किया जाए, डीजलिंग फ्लेम देती है, वाइट रंग की फ्लेम देती है, और पाउडर निकलता है उसके अंदर, वाइट रंग का ही पाउडर निकलता है जब हम मैग्नीशियम रिबिन को जलाते हैं। तो हमने मैग्नीशियम रिबिन का भी देखा है, जिसको हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबिन को, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि मेटल किसके साथ रिएक्ट किया है, एयर के साथ रिएक्ट किया, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बना देता है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल, सभी मेटल जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो ये कैसा ब्लैक सबस्टेंस था, कॉपर को जब जलाया गया, हीट किया गया ऑक्सीजन के साथ, तो उन्होंने बनाया कॉपर ऑक्साइड, और ब्लैक ऑक्साइड मतलब काला रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाया, मतलब ब्लैक रंग का बना लिया उसने, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड किसका बनाया, ब्लैक रंग का उसने बना लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली उसने, जैसे अपन देखते हैं एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन के साथ कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकाल लिया। और ये सब बैलेंस है इक्वेशन, इसलिए इसके आगे 4Al लगा हुआ है, क्योंकि ये इधर देखो 2O2 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, इस जगह देखो 2O2 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह देखो 2O2 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, इस जगह पे, इसलिए 4Al लगाया गया है। क्या लगाया गया, 4Al लगाया गया है, ठीक है। 4Al लगाया गया है यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीजन भी देखो 3 2 6 हो रहा है, यहाँ भी देखो 3 2 6 हो रहा है, देखो 3O2 क्या हो रहा है, 6 हो रहे हैं यहाँ पे 3O2 क्या हो रहा है, 6 हो रहे हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन 6 है, इसलिए सारी इक्वेशंस क्या बैलेंस है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर बैलेंस इक्वेशन है, इसलिए बैलेंस है सारी हमारी इक्वेशंस, ठीक है। अब हमने रिकॉल चैप्टर नंबर 2 की बात करा। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक, अगर किसी एसिड को अपन जैसे मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या निकल के आता है, तो हमने ये सब पढ़ा था इसके अंदर। तो हम चैप्टर 2 के हिसाब से भी हमने पढ़ा था, वी हैव लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। आपने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक क्या एसिड है, तो एसिड बेस की रिएक्शन निकल रही आ रही है, तो एसिड बेस की रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल द बेसिक बिहेवियर। मतलब कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं सच एज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, एसिडिक एज वेल है बेसिक इन बिहेवियर के अंदर हो सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं एज वेल बेसिक भी हो सकते हैं, दोनों बिहेवियर होते हैं इनके पास, मतलब दोनों बिहेवियर में वर्क करते हैं। Such metals oxides which react with both acid as well as the bases to produce the salt and water। कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ एज वेल बेस के साथ तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही निकालता है। कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है अगर एसिड के साथ और अगर बेस के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर ही निकालेगा। इसे हम एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड, एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट किया गया HCl के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया गया HCl के साथ, तो निकल के आया सॉल्ट प्लस वाटर यानी H2O, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम को रिएक्ट किया गया NaOH के साथ मतलब बेस के साथ, तो भी वाटर ही निकल के आया और सॉल्ट निकल के आया सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट निकल के आ गया, OH H2O बना लिया, उधर H2O उसने वाटर बना लिया और बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। बाकी O इसके अंदर भी NaLO2 क्योंकि बैलेंस करने के लिए इधर छोड़ दिया, H2O उधर हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करती हो किसी एसिड या बेस के साथ तो फिर आपका सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर इजीली घुल नहीं पाते, बट सम ऑफ द डिसॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म द एल्कलाइज, और एल्कलाइज बना लेते हैं। मतलब कुछ मेटल ऑक्साइड्स पानी में घुल जाते हैं जो एल्कलाइज बना लेते हैं और कुछ नहीं घुल पाते हैं। तो सम ऑक्साइड्स एंड पोटेशियम ऑक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो हैं वो वाटर के अंदर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज बना लेते हैं। पोटेशियम और डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और एल्कलाइज बना लेते हैं। जैसे नीचे रिएक्शन में दे रखा है, सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है
ठीक है, तो NaOH बना लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, मतलब घुल चुके वो एक्वस बना लिया उन्होंने। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिनके आर पार हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी वाइटनेस वाइटनेस ऐसा लगता है कुछ घुला हुआ है उस पानी के अंदर, तो हम समझ जाते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन है। अब इधर पोटेशियम के होता है, तो पोटेशियम ऑक्साइड को भी इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया है, और वाटर के साथ जब इसने रिएक्ट किया तो इसके अंदर KOH निकल के आ गया, वो भी एक्वस है, यानी पानी में इजीली घुल गए। ये दोनों एल्कलाइज है, मतलब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड आर कॉल्ड एज एल्कलाइज। ठीक है, इजीली पानी में घुल गए हैं ये। ठीक है, तो आगे हमने पढ़ा दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ सेम रेट, मतलब सारे जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट जरूरी नहीं है ऑक्सीजन के साथ करते, मतलब सेम रेट में, मतलब जल्दी से करने में। कुछ ज़्यादा जल्दी कर लेता है, कुछ कम करता है। तो डिफरेंट मेटल रिएक्टिविटीज़ टूवर्ड द ऑक्सीजन, मतलब अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कोई धीरे कोई तेज। जैसे पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करते हैं वैगरसली, मतलब एकदम से आप पकड़ लेते हैं। अगर आप उन्हें बाहर निकालेंगे कैरोसिन से, पोटेशियम और सोडियम मोस्टली कैरोसिन में रखे जाते हैं, जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो उनको सुखा दिया जाए, अगर कैरोसिन उड़ जाए तो वो फ़ौरन आप पकड़ लेते हैं और वैगरसली ब्लास्ट, मतलब एकदम जैसे होते हैं माचिस के लिए एकदम से जल जाती है, वैसे वो एकदम से जल जाते हैं। कई बार ज़्यादा सोडियम डाल दो तो फटना भी चालू हो जाता है, बम की तरह फट फट। ठीक है, इस तरह से फटना भी चालू हो जाते हैं, तो मतलब वैगरसली रहता है। ठीक है, हार्मफुल होता है हमारे, क्योंकि अगर हाथ में ले लो तो आप जल जाएगा आपका हाथ, इसलिए ऐसा मत करना। हैंस टू प्रोटेक्ट दैम, हम प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट उसको। इसके अंदर लिखा है देखो, कैरोसिन के अंदर इमर्स्ट कर देते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर हम क्या करते हैं उसको इमर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कैरोसिन ऑयल के अंदर इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम, एयर के कांटेक्ट में ना आए। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस में मेटल एट मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जिंक एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मतलब जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मैग्नीशियम इन सब के ऊपर क्या कवरिंग होती है एल्युमिनियम के ऊपर, इसलिए ये क्या होता है कवर्ड रहते हैं एक लेयर ऑफ ऑक्साइड की वजह से, जिस जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनके लिए। तो ये क्या होता है फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, मतलब इतनी जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते जब उनके ऊपर परत रहती है ऑक्साइड्स की। ठीक है, आयरन डू नॉट बर्न ऑन द हीट बट आयरन फिलिंग्स बर्न वेगसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्निंग। मतलब ये कहना चाहता है डज नॉट, मतलब कोई, मतलब जो आयरन लोहा होता है, आयरन होता है, वो इजीली हीट नहीं करता, मतलब जलता नहीं है। लेकिन अगर आयरन के फिलिंग्स यानी आयरन का पाउडर डालोगे आप तो वैगस यानी स्पार्क जैसे जलेगी, वो कैसे करेगी स्पार्क करेगी, हल्की सी करे क्या करेगी स्पार्क करेगी और बर्न होगी। ठीक है, इन फ्लेम के अंदर। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकेंड। मतलब कॉपर बर्न नहीं होता, कॉपर नहीं जलता है, लेकिन जो कॉपर होता है उसको गर्म करके किसी और चीज़ के ऊपर लेयर बना के चढ़ाया जा सकता है। सिल्वर और गोल्ड कभी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते, मतलब वो इजीली रिएक्ट नहीं करते। जो सिल्वर और गोल्ड होता है वो इजीली रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं करते वो इजीली। ठीक है, तो ये अभी तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस है? ठीक है, तो एनोडाइजिंग का प्रोसेस हम एक बार पढ़ लेते हैं कि एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस है। का क्या मतलब होता है? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है एल्युमिनियम की। जो एल्युमिनियम की थिक लेयर होती है उसको बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि जिससे ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो क्या करता है, एयर की कांटेक्ट में आने पर वो क्या है, कोरोजन नहीं होता, कोरोड नहीं होता। कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की एयर उसके अंदर लगा देते हैं, एक थिक ऑक्साइड लेयर लगा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेयर होती है वो थिक रहती है, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं हो पाता। और एनोडाइजिंग जो होती है, क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड अप ऑफ एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल होता है जिसके ऊपर एनोड, जो एनोड होता है, एनोड ठीक है, पॉजिटिव जो होता है, इलेक्ट्रोलाइज मतलब उसके ऊपर एक बिछा दी जाती है पक्की मोटी लेयर एल्युमिनियम लगाई जाती है, जिससे वो क्या होता है, जैसे कोई एसिड वैसिड होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला के जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है एट द एनोड रिएक्ट विद द एल्युमिनियम। जो भी ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो एल्युमिनियम से रिएक्ट करके टू मेक द थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर से। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाई इजीली टू गिव इन एल्युमिनियम आर्टिकल एज अट्रैक्टिव फिनिश। और जो ऑक्सीडाइजिंग लेयर होती है ना,
वो एक डाई की तरह काम करती है उसके ऊपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल को अट्रैक्टिव और फिनिशिंग बनाती है। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है अपने पास एक्टिविटी 3.9 से अपने जाना, 3.9 एक्टिविटी थी उससे हमने जाना इस चीज़ को। ठीक है, 3.9 एक्टिविटी आपको क्या कहती है? 3.9 एक्टिविटी ये रही आपकी 3.9 एक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताई थी कि 3.9 एक्टिविटी के अंदर क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो इसके अंदर कलेक्ट ऑफ इज फॉर्म द लेट द फ्लूइड्स मेटल कूल डाउन व्हेन मेटल बर्न्स इजीली, व्हाट फ्लेम कलर डिड यू लीव मेटल बर्न, मतलब मेटल बर्न की कौन सी फ्लेम रहती है। ठीक है, कैसी फ्लेम रहती है। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये जानेंगे 3.9 की उसके तहत कि इसके अंदर कौन कौन से कलर, मतलब ये बता रहा है कि ये जो सोडियम होता है इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल, मतलब जो भी सैंपल्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है? सोडियम होता है, जो एयर के कांटेक्ट में आने पर रिएक्ट कर जाता है। द रिएक्शन ऑफ हैपेंड व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, अगर मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है? तो इसके अंदर एक एक्टिविटी बताई गई है, जो टीचर एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी में बीकर लेना है हाफ ऑफ द वाटर विद द कोल्ड वाटर लेना है। ठीक है, विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जो मेटल रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, और कुछ मेटल जो होते हैं वो हॉट वाटर के साथ, कुछ स्टीम के साथ, सभी के साथ रिएक्ट करता है। तो इसके अंदर कोल्ड वाटर लिया। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या सारे मेटल पानी के अंदर जाने पर फायर ही छोड़ते हैं? नहीं। ठीक है, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग कर देते हैं कुछ देर बाद पानी के अंदर जाने से? ठीक है, कुछ मेटल की बात कर रहा है ये, क्या ऐसा होता है? क्या पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन द, तो पुट द मेटल को रखो उसके अंदर कोल्ड वाटर के अंदर, बीकर के अंदर, एंड हाफ फिल्टर विद हॉट वाटर, और कुछ हॉट वाटर इसके अंदर फिल्टर कर दो, जिससे जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होने वाले हैं, कुछ जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कुछ स्टीम के साथ होता है, वही चीज़ ये बताना चाहता है आपको। तो वही चीज़ ये अब आगे डिस्क्राइब करना चाहता है आपको कि आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर कौन से पानी के अंदर, मतलब हॉट के अंदर कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, स्टीम से कौन से करते हैं। तो इन्होंने एक गरम ये बर्नर है, बर्नर से इसका ग्लास वुड सोक वाटर से पानी से भरा हुआ है, उसके बाद ये पानी, ये क्या है? ग्लास वुल, ग्लास की मतलब वुल है, ये वुल जो सोक वाटर इन पानी से भरी वुल है, और ये मेटल है, सैंपल मेटल पर रखा है, इसके अंदर कोई मेटल का सैंपल है वो रखा है इन्होंने। तो इससे क्या हुआ, जो भी निकल के आया वो क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस बना ली उसने। जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर के साथ, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस, ये देखो हाइड्रोजन गैस निकलती है वाटर, ये पानी है जिसकी वजह से बबल की वजह से हमें पहचान सके कुछ निकल रहा है। देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऊपर इकट्ठी हो रही है हाइड्रोजन गैस, वही पानी की बबल की वजह से दिख रही है। ठीक है, इस वजह से इन्होंने ऐसा बनाया है। तो जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये देखो लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन छोड़ता है। तो मेटल जब भी रिएक्ट करता है पानी के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन आता है। मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, डिजॉल्व इन फर्दर फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, और फिर वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। जैसे मेटल ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व कर दिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाती है। मेटल को अगर मेटल ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व कर दिया जाए तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाती है। मेटल्स लाइक पोटेशियम और सोडियम, जो पोटेशियम और सोडियम है वो वायलेंटली, मतलब वायलेंटली रिएक्ट करता है ठंडे पानी से। अगर उसे ठंडे पानी में पटक दोगे तो एकदम से ऐसे बस्ट होता है, ऐसे तरह से वो बस्ट होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ब्लास्ट होंगे भर भर, ठीक है, ऐसे ब्लास्ट होंगे उसके अंदर से। तो वो थोड़ा वर्गेलियस होता है और वायलेंट भी करते हैं। इन केस ऑफ द सोडियम और पोटेशियम के केस के अंदर सो वायलेंट होता है एक्सोथर्मिक गैस, यानी बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, यानी पानी जो होता है वो थोड़ा हीट अप हो जाता है। अगर सोडियम डालोगे तो वाटर क्या होगा? हीट अप हो जाएगा, तो उसके अंदर एक्सोथर्मिक, यानी बहुत सारी एक्सोथर्मिक गैस निकल रही है। जो हाइड्रोजन इवॉल्व है इमीडिएटली कैच फायर, ठीक है, दैट द हाइड्रोजन इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली क्या कर ली? कैच फायर भी पकड़ सकती है, यानी आग भी पकड़ सकती है। ठीक है, तो ये दे रखी है रिएक्शन पोटेशियम और सोडियम की। तो ये पोटेशियम की रिएक्शन में H2 जैसे वाटर से रिएक्ट करा है तो KOH बना है, जो एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यानी थोड़ा वाइट वाइट सा एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन रिलीज हो गई और हीट एनर्जी भी रिलीज होगी इसके अंदर सोडियम पोटेशियम का। लेकिन जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट करता है जब वायलेंस के साथ, तो वो ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, वो ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, और जो हीट है वो भी इतनी नहीं छोड़ती कि आगे पड़ जाए, पकड़ जाए। ठीक है, इतनी हीट नहीं छोड़ता। तो इसके अंदर भी
जो सी है कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करा है उसको H2O के साथ, तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गई OH, ठीक है, OH2 आ गया एक्वस है जो, और एक हाइड्रोजन निकल के आई, ठीक है। तो कैल्शियम भी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो मेटल, ये कैल्शियम एक मेटल है और ये मेटल क्या करता है, तैरने लगता है। जब इसके नीचे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है, जब गैस किसी चीज़ के नीचे इकट्ठी होगी तो ऑब्वियसली वो तैरेगा, तो वो तैरने लगता है। तो स्टिक ऑन द सरफेस, ये स्टिक हो जाता है बिल्कुल सरफेस के ऊपर, तो ऐसा लगता है जैसे वो तैर रहा है या फिर वो सरफेस के ऊपर ही है। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो नीचे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है। मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो वो रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना लेता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना लेता है। तो ये फ्लोट ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिंग ऑन द सरफेस, मतलब मैग्नीशियम भी कई बार तैरने लगता है जो कि हाइड्रोजन बबल की वजह से। जो मेटल लाइक एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, डू नॉट रिएक्ट आइदर विद द कोल्ड और हॉट वाटर। जो एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये कोल्ड और हॉट वाटर दोनों से ही रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये स्टीम यानी भाप से रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम दे रखा है और आयरन दे रखा है, Fe आयरन हो गया, एल्युमिनियम Al हो गया। एल्युमिनियम को जब H2O के साथ रिएक्ट कराया तो Al2O3 आ गया और H2 गैस आ गई, ठीक है। तो ये तो दोनों रिएक्शन है, बैलेंस है रिएक्शन, ध्यान रखना बैलेंस है। इधर भी 2Al है, इधर भी 2Al है, ठीक है, इधर भी 2Al है, इधर भी 2Al है, ठीक है। दोनों जगह क्या है, 2Al है, ठीक है। देखो इधर भी 2Al है, इधर भी 2Al है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। देखो इन दोनों जगह देखो Al का 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू इसलिए Al की जो इस वजह से ये है क्योंकि जो बैलेंस है इक्वेशन सारी, क्या है, बैलेंस है। मेटल जो होते हैं, मेटल जो लेड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये रिएक्ट ही नहीं करते विद वाटर के साथ एट ऑल, मतलब ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं, बहुत नेग्लिजिबल के आप रिएक्शन करते हैं, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मतलब मेटल को मैं एसिड डाल के रिएक्ट करवा रहा हूँ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो फिर क्या होता है, अपने पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन जनरेट होता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन जनरेट होता है जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन जनरेट होता है, ठीक है। तो मेटल सारे ही जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद द सेम मैनर, क्या सारे मेटल इसी सेम मैनर में होते हैं, नहीं, सारे मेटल इस सेम मैनर में नहीं होते, कि कुछ होते हैं एक्सेप्शन जो सॉल्ट और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और चीज़ें भी छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए इन्होंने ये प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसा कि तुम्हें बताया मैंने, सोडियम और पोटेशियम का कि वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी रिग्रेसली करते हैं, मतलब फिर वो पानी गर्म कर देते हैं। तो वो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी, तो वही चीज़ें मैं इधर बताने जा रहा हूँ। तो ये सब एक्टिविटी में दे रखा है तुम्हें, जैसे थर्मोमीटर से टेस्ट ट्यूब सो दैट दियर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड, जो उनके बल्ब्स डिप्ड हो जाए एसिड के अंदर, ठीक है। तो पुट ए सैंपल सेपरेट इन द टेस्ट ट्यूब के सेपरेटली सैंपल ले लो सोडियम पोटेशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसके बाद एसिड का जब आप ये ले लो तो थर्मामीटर से उसका टेस्ट ट्यूब को टेम्परेचर नापो, ठीक है। ऑब्जर्व करो इंफॉर्मेशन केयरफुली, मेटल रिएक्ट वैगसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मेटल रिएक्ट करता है कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो वैगसली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो राइट द इक्वेशन ऑफ द मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl के साथ फिर आप रिएक्शन लिखो मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, आयरन की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जो हाइड्रोजन गैस है इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती जब कोई मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, मतलब मेटल को अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा रहा हो तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जब भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकलता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं निकलता जब मेटल को रिएक्ट कराया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि HNO3 होता है इसका फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यानी ऑक्सीजन को देने वाला होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो वो ऑक्साइड H2 प्रोड्यूस टू वाटर, ठीक है। H2 अगर प्रोड्यूस भी होती है वाटर के अंदर हाइड्रोजन गैस, तो वो रेड्यूस हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, यानी N2O बना लेता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन देते हैं, N2O बना लेता है। जैसे हाइड्रोजन अलग अलग होती है, हाइड्रोजन गैस जैसी अलग होती है वैसे वो N2O NO N2O बना लेता है। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो गैस इवॉल्व होती है। जब मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं जब तक गैस इवॉल्व होती है, लेकिन जब कौन रिएक्ट कर जाता है, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ जब तक ये होता है, लेकिन जब मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस इवॉल्व हो जाती है, यानी H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो सभी मेटल के साथ अलग अलग होता है ये सब चीज़ें। तो इसके अंदर इसने बताया जिसके साथ सबसे ज़्यादा रिएक्शन होता है, फास्ट होता है, इन केस ऑफ मैग्नीशियम के साथ, जैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल मारता है फटाफट। केस ऑफ मैग्नीशियम के केस के अंदर अगर एसिड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस यानी बबल बना देता है। तो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो जाती है। रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक हो जाती है, ठीक है। यानी हीट छोड़ता है। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है एसिड तो थोड़ी हीट छोड़ता है। रिएक्टिविटी डिक्रीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा है ये। रिएक्टिविटी सीरीज में Mg जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके कम एल्युमिनियम में जिंक उससे कम और Fu से सबसे कम है इसके अंदर, ठीक है, रिएक्शन के अंदर विद एसिड के साथ। इन केस ऑफ कॉपर, अगर कॉपर की बात करें तो नो बबल वर सीन, मतलब कोई बबल, अगर कॉपर की बात करें, कॉपर रिएक्ट करता है तो कोई बबल दिखाई नहीं देता। द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, अगर टेम्परेचर भी रिमेन अनचेंज है तो भी कोई बबल दिखाई नहीं देता, यानी कोई हाइड्रोजन बबल दिखाई नहीं देता। तो कॉपर रिएक्ट ही नहीं कर पाता विद डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो अलग अलग मेटल की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। रॉयल वाटर एक्वा रीजी, एक रॉयल वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब मिलाया जाता है 3:1 के अंदर, यानी 3 गुना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है, 1 नाइट्रिक एसिड लिया जाता है, ठीक है। तो फिर इन दोनों को जब मिलाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो गोल्ड इवन इसके अंदर इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ द एसिड नॉट अलोन। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है थ्रू द नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन सो अलोन, मतलब अलोन अकेले नहीं है एसिड्स, ठीक है, जो सिर्फ इसको कर सकें। एक्वा रीजी इज हाईली कॉरोसिव, ये हेक्सा रीजी जो भी है रॉयल वाटर, ये हाईली कॉरोसिव है, मतलब फटाफट से कोरोजन लेके आ जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्होंने नॉलेज दिया, क्या तुम जानते हो, ठीक है। फ्यू reagents that is able to dissolve gold and platinum, तो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट है जो डिजॉल्व कर देता है गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, मतलब उनसे रिएक्शन कर जाता है। तो मेटल को अगर रिएक्ट कराना है विद सॉल्यूशन अदर मेटल सॉल्ट से, यानी हाउ मेटल रिएक्ट, जब मेटल है वो रिएक्ट कैसे करता है अदर मेटल सॉल्ट से, अदर मेटल सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करता है। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर का एक साफ वायर लो, आयरन नेल ले लो, कॉपर वायर इज द सॉल्यूशन इन आयरन सल्फेट, कॉपर वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन करनी, यानी कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दो, आयरन नेल इन द सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट टेकन टेस्ट ट्यूब आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये से ये करने को कह रहा है, ये देखो ये है अपना मेन एक्सपेरिमेंट जो ये बता रहा है। कॉर्क ली, एक थ्रेड लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, आयरन नेल, ये लोहे की नेल है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया इन्होंने, किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया आयरन नेल को, ठीक है। आयरन नेल को इन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़े समय तक रखने के बाद क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब स्टैंड कॉपर वायर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और ये कॉपर की जो है टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला जो है अपने पास, ठीक है, ये वाला जो है इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, ये वाला है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, अपने पास इन्होंने डाला आयरन सल्फेट सॉल्यूशन तो आयरन का है और कॉपर की ये वायर है, ये कॉपर की क्या है, वायर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने डाली है, ठीक है। तो कॉपर की इन्होंने नेल डाल दी, ठीक है, कॉपर वायर डाल दिया और ये आयरन का सॉल्यूशन इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। अब इसी को हमें डिस्कस करना है, ये जो एक्टिविटी दे रखी है इस चीज़ के बारे में, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम देयर कंपाउंड सॉल्यूशन इन द मॉल्टल फॉर्म, और द मॉल्टन यानी पिघली हुई फॉर्म के अंदर भी
कई बार कर देता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि ये रिएक्टिव है, मतलब ये रिएक्टिव सीरीज जो है इसके अकॉर्डिंग ये सब रिएक्शन होती है। मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द रीएजेंट्स, ठीक है। तो सारे मेटल ऑक्सीजन, वाटर, एसिड से रिएक्ट नहीं होते, कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है, यानी एसिड के साथ जल्दी से रिएक्टिव कर लेते कुछ मेटल धीरे धीरे रिएक्शन देते हैं एसिड के साथ। तो वही ये चीज़ बताया गया जैसे चैप्टर नंबर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाई गई थी, ठीक है। तो वो एक जो है, जो मेटल ए है और सॉल्ट है, दूसरा सॉल्यूशन बी, ठीक है, दूसरे का सॉल्यूशन है, यानी कि एक तो मेटल है खुद, ठीक है, मेटल ले लिया, और एक हमने ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। जैसे इसके अंदर ले रखा है अपन ने ए अपन आयरन नेल को मानते हैं, अगर ए अपन आयरन नेल को मानते हैं, ठीक है, ए अपन अगर आयरन नेल को मानते हैं तो बी आपको क्या मानना पड़ेगा, बी आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मानना पड़ेगा, ठीक है। बी यानी इसका सॉल्ट है, इसका क्या है, सॉल्ट है, और ये एक आयरन नेल है, ठीक है। वही ये कहना चाहता है कि कॉपर सॉल्ट है, तो सॉल्ट ऑफ ए यानी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए का जो सॉल्यूशन है, और मेटल भी अलग हो जाता है, एक ही सॉल्यूशन में आ जाता है। मतलब इसको आप इस तरह से समझो, जिस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझी थी, वही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है। आगे एग्जांपल में हम देखते हैं द रिएक्टिव सीरीज आपको ये दे रखी है, जो रिएक्टिव सीरीज आपको बता रही है कि मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, यानी कम होते जा रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, और सबसे कम गोल्ड रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, यानी सबसे कम जो रिएक्टिव है वो कौन है, गोल्ड है, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है रिएक्टिविटी सीरीज। तो हाउ डू द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल को अगर रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा, तो मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो दे रखा है कुछ तो नोबल गैसेज है, जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। नोबल गैसेज वो गैसेज होती हैं जो किसी से भी मेल जोल निभाती, रिएक्टिव नहीं करती, जिसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी नहीं होती, जीरो वैलेंसी होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, ठीक है। हीलियम का कितना नंबर आता है, 2 होता है हीलियम का नंबर। तो पहले ऑर्बिट के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर भर जाते हैं तो फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाता उसके पास काफ़ी, तो वो नोबल गैस बन जाती है, मतलब वो किसी का रिएक्ट नहीं करेगी। नियॉन का 10 होता है, 2,8, तो 2 पहले में होते हैं, 8 दूसरे ऑर्बिट में होते हैं। तो जब दोनों ऑर्बिट भर गए हैं, दोनों शेल भर गए हैं, दोनों 2 और 8 से, तो फिर उसके अंदर कोई लेना और देना ही नहीं रहता उसको, कोई इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी वैलेंसी जीरो होती है, वैलेंसी जीरो होती है, तो मतलब वो पूरा फिल रहता है, ठीक है। तो मतलब वो किससे रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। और बचे कुछ मेटल नॉन मेटल है वो सब रिएक्शन करता है। तो मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन हम करवा के देख लेते हैं इसके अंदर। पहले भी हमने पुराने चैप्टर में भी कराई होगी एसिड बेस के अंदर। तो मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। सोडियम जो एटम है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। इट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन एम शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। मतलब यही कहना चाहता है जो आखिरी बचा हुआ शेल होता है वो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो दे देगा। और मेटल के पास क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है वो देता है तो पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है किसी और को तो पॉजिटिव बन जाता है। तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन देता है, जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो एम शेल से लॉसेस करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सोडियम, ठीक है। तो इट इज स्टिल हैज द 11 प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बिकम 10। अब प्रोटॉन तो 11 हो जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेट पॉजिटिव चार्ज होगा सोडियम का, कैटिनेशन Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन ये बता रहा है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई चार्ज चला जाता है, ठीक है, जैसे Na के पास से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अदर हैंड पे जो क्लोरीन होता है उसका आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, एक खाली होता है। एक खाली होता है। जैसे क्लोरीन का बात करें तो Na की बात करें अगर अपन, ठीक है, अगर मैं Na की बात करूं, ठीक है, अगर मैं Na की बात करूं तो Na का 281 होता है। तो 281 यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है जो लास्ट शेल में है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इधर देखा जाए तो इसके पास क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इधर,
ठीक है, 288 हो गया। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए Na ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों ने बॉन्ड बना लिया NaCl, और इसे ही हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसे ही हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन के आयंस की पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि क्लोरीन के बाद नेगेटिव था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था इसके पास, जिसको चाहिए था उसको देना था एक इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने दे दिया, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। और बॉन्डिंग क्या हुआ है, इसके अंदर एक अट्रैक्ट किया ईच अदर, हेल्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, जो एग्जिस्ट कर दिया NaCl के ऊपर सोडियम क्लोराइड क्लोराइड के ऊपर, इसलिए सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिया उन्होंने। और ये आयनिक चार्ज है, ये क्या है, चार्जड है, ये क्या आयन द्वारा हुआ है। आयंस द्वारा मतलब आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो हमने पढ़े थे कैटायन और एनायन। तो Na जो पॉजिटिव हो गया है, Na जो पॉजिटिव हो गया वो कैटायन बन गया है, Na क्या बन गया, कैटायन बन गया है। और जो Cl है वो क्या बन गया, एनायन बन गया है। ठीक है, क्लोरीन एनायन बन गया, ये देखो लिखा भी है, क्लोरीन क्या बन गया, एनायन बन गया है। ठीक है, और जो ये क्लोरीन के अलावा ये है, ये कैटायन बन गया। ठीक है, एनायन बन गया क्लोरीन, और जो Na है वो कैटायन बन गया है, क्योंकि कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन हमेशा नेगेटिव होता है। तो इन्होंने आयनिक कंपाउंड बनाया मिलके। इधर देखो मैग्नीशियम भी ऐसे ही है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे मैग्नीशियम के पास, यानी ये मेटल है, तो मैग्नीशियम ने किसको दे दिया, क्लोरीन को 2 दिए, तो Cl2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Cl2। तो क्लोरीन के पास कितने हो गए, 2, तो मतलब 2 क्लोरीन लिया हमने। कितने क्लोरीन लिए, 2 क्लोरीन लिया, क्योंकि क्लोरीन के पास तो एक ही छोड़ता है, क्लोरीन तो एक ही जगह ले सकता है, मतलब एक क्लोरीन एक ही ले सकता है, तो 2 चाहिए इसको, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है मैग्नीशियम, 2 छोड़ रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के पास अगर 2 हैं और क्लोरीन को एक ही लेना चाहता है, तो 2 क्लोरीन एक एक करके ले लेंगे। इधर बनाए हुए भी देखो, एक इधर क्लोरीन चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, एक तो इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो क्लोरीन को भी मिल गया। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्लोरीन 2, ये इसलिए MgCl2 होता है फॉर्मूला। क्या होता है, MgCl2, इधर लिखा हुआ भी है MgCl2, इसलिए MgCl2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि इधर क्या हो जाता है, एनायन और कैटायन मिल जाते हैं। ठीक है, और ये आयोनिक कंपाउंड यानी आयोनिक बॉन्ड बनाता है। इधर लिखा भी है, नोन एज द आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना लेते हैं ये लोग। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लिखा भी है इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कंपाउंड ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो कंपाउंड होता है, इसलिए आयोनिक बॉन्ड रखा गया है इसका नाम। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी रखा गया है इसका नाम, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोवैलेंटली ज्वाइन हो रहे हैं। इधर Mg है वो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की अगर प्रॉपर्टी की बात करें आयोनिक कंपाउंड्स की, तो आयोनिक कंपाउंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी शायद हाई होता है। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा है, तो इन्होंने देखो इस तरह से लिया है, हीटिंग द सॉल्ट सैंपल ऑन द स्टेपुला। ठीक है, एक चम्मच लिया है, स्टेपुला से बोलते हैं, चम्मच जैसी चीज़ होती है ये। ठीक है, चम्मच है, उसको बर्नर के ऊपर लगा दिया, कंटेनिंग सैंपल। तो सैंपल में इन्होंने क्या लिया, टेक हा सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, ले सकते हैं। ठीक है, सैंपल ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इन सबका किसी का भी सैंपल ले सकते हैं। लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपन लैब के अंदर करेंगे। ठीक है, इधर नहीं कर सकते, अपन घर पर नहीं करना है एक्सपेरिमेंट आप लोगों को। ठीक है, तो इसको गर्म किया गया, उसके बाद इन्होंने डिड द सैंपल ऑफ द ड्यू दिस कंपाउंड मेटल मेल्ट। क्या वो कंपाउंड मेल्ट होता है। ठीक है, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन आर दे सॉल्यूबल। क्या वो सॉल्यूबल होता है पानी के अंदर, वाटर, पेट्रोल और केरोसिन। ठीक है, तो ये सबके क्वेश्चनों के आंसर हम नीचे पढ़ते हैं। इसके अंदर देखो NaCl का दे रखा है, सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। NaCl का देखो कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है और कितना हाई बॉइलिंग पॉइंट है, 1686 और 1074। तो इन सबके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मैं कहना ये चाहूँगा आयनिक बॉन्ड के फिजिकल नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का जो फिजिकल नेचर होता है तो कैसा होता है, हार्ड होता है। वो आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पास, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाते हैं उनके पास, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। इसके बाद ये जनरली बिटलर एंड ब्रेक इनटू द टू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अगर प्रेशर ज़्यादा अप्लाइड होता है तब ये टूटते हैं। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, क्योंकि उनके अंदर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है जिसको वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो जो इनर आयोनिक, ये
इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। सॉल्युबिलिटी अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये जनरली सॉल्युबल हो जाते हैं पानी के अंदर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। जैसे कैरोसिन और पेट्रोल के अंदर तो चलो सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, मतलब सॉल्व नहीं होंगे, मतलब डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे ये पानी के अंदर, ठीक है। जैसे NaCl, नमक घर वाला, जो इजीली डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ चार्जेस पार्टिकल, क्योंकि इनके चार्जेस पार्टिकल क्या करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देता है, विच मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि जो बीकर है, बीकर लेते हैं अपन, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, और इधर से नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाता है, ये अपना पॉजिटिव हो जाता है, 2 इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड पास करते हैं। इसके अंदर अगर अपन पानी भर देंगे, NaCl का, तो Na जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की जगह जाएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है, और Cl किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, वो Cl नेगेटिव होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इकट्ठे हो जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड्स इन अ सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन अगर इनको सॉल्युबल किया जाए, पानी के अंदर सॉल्यूशन कर दिया जाए, तो इजीली डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब सॉलिड रहेगा तो उसके अंदर रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसे पानी में मोल्टन स्टेट में कर दिया जाए, पानी में घोल दिया जाए, मोल्टन स्टेट में कर दिया जाए, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस का, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, जो कैटायन होंगे वो सब किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, जो एनायन होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो मतलब ये दोनों एक्सचेंज चल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर मेटल लिया जाए तो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, उनमें कंडक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल, तो अपन जानते हैं मेटल कहाँ से निकलते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, यानी जमीन के अंदर से अगर निकाले जाए तो जमीन के अंदर से निकलते हैं मेटल, और मेटल को क्या किया जाता है, निकाला जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर से, ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म के अंदर। और फिर मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं, मिनरल्स आर कॉल्ड एज ओर्स। मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। तो उस ओर्स को निकाल के हम क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब एक्सट्रैक्शन यानी उसका अलग अलग करते हैं, सारे मेटलों को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो इसकी नॉलेज के लिए हम आगे चलते हैं कि हम कैसे निकालते हैं फ्री स्टेट में, मतलब उन लोगों को ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन से निकालने के बाद हम उन्हें कैसे वो करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव सीरीज से हम हेल्प लेते हैं। लीस्ट रिएक्टिव सीरीज का मतलब ये है कि हम मेटल को देखते हैं कौन किससे रिएक्टिव कर सकता है, तो उससे अलग हो जाता है। तो रिएक्टिव सीरीज इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इन्होंने जो सीरीज है उसको बांटा गया है, जो भी इनकी सीरीज है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस यानी KNaCl Mg को तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करेंगे अलग। उसके बाद रिडक्शन यूजिंग द कार्बन को यूज करते हुए Zn Fe और Pb को करेंगे। और फाउंड इन नेटिव स्टेट मतलब इनके जो नेटिव स्टेट जहाँ मिले हैं Ag और Au, क्योंकि Ag और Au ज़्यादातर किससे रिएक्ट नहीं करते, तो किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे, तो वो हम अब प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा। तो बहुत से मेटल्स हैं जो टॉप एक्टिविटी के अंदर दे रखे हैं, Na ये सब फ्री, इनके पास फ्री एलिमेंट है, मतलब ये फ्री एलिमेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास जो इजीली रिएक्टिव कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, ये KNa। तो ये सब क्या है, जल्दी से रिएक्टिव कर जाते हैं। और ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो Zn Fe है ये मॉडरेटली है, मतलब किसी किसी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्रस्ट के अंदर मेन ऑक्साइड जो होती है वो होती है सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोनेट ऑक्साइड्स, ठीक है। दो अर्थ क्रस्ट में मेनली निकलती है सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोनेट ऑक्साइड्स निकलती है। ऑक्सीजन इज ए रिएक्टिव एलिमेंट, ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और ये अबेंडेंट है, अर्थ के अंदर इजीली मिल जाता है, ठीक है, अर्थ पे इजीली मिल जाता है ऑक्सीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिव सीरीज के बेसिस पे हम मेटल्स लॉ रिएक्टिव, मेटल्स मीडियम रिएक्टिव और मेटल्स हाई रिएक्टिव, जैसा कि तुम्हें मैंने बताया है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव है KNaCl ये सब हाईली रिएक्टिव है। फिर मीडियम वाले रिएक्टिव आ गए, फिर बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव मेटल है Ag और Au, ठीक है।
तो इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये डायग्राम भी इन्होंने बना रखा है कि ओर हमने निकाला तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर से निकाले तो अगर हम चेक करेंगे उसका मेटल है हाईली रिएक्टिव है, मेटल कौन सा हाईली रिएक्टिव है, जैसे KMgNa ऐसे है, तो फिर हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब अभी मैंने तो बताया था, जैसे वो NaCl को घोला उसके अंदर पानी के अंदर, उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रोड लगाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए, तो वैसे इसको करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड, नेगेटिव नेगेटिव साइड चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम इससे कर सकते हैं, प्योर मेटल निकल जाएंगे। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव होता है उसके अंदर 2 होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और कार्बोनेट और को हम कैलिनेशन से करते हैं और सल्फाइड और को हम रोस्टिंग से करते हैं, ठीक है, रोस्टिंग से करते हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग ऑफ मेटल, दोनों के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कैलिनेशन और रोस्टिंग दोनों से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मेटल यानी ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर रेड्यूस ऑफ टू मेटल, मेटल में रेड्यूस करके इसको प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। और जो लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव तो अच्छा, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस से कर दिया हमने, ठीक है। उसके अलावा जो लो रिएक्टिव होते हैं उनको सल्फाइड ओर्स कहते हैं, सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग के बाद मेटल, क्योंकि रोस्टिंग के बाद वो ऑक्साइड हो जाते हैं, ऑक्साइड के बाद मेटल बना लेते हैं उनको रिएक्शन करवा के, और फिर रिफाइनरी में भेज देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया जो ओर्स होते हैं जो भी कंटेमिनेटेड लार्ज अमाउंट में निकालते हैं, सैंड और सॉइल भी उसके साथ आ जाती है, उसे बोलते हैं गैंगुई। क्या बोलते हैं, गैंगुई। जो जमीन से और निकालते हैं उसे बोलते हैं गैंगुई, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी विट्टी भी होती है और अलग से इंप्योरिटीज भी होती है जिनको रिमूव करना पड़ता है, धो धुआ के भी रिमूव करा जाता है। के बाद इनको धोने के बाद फिर इनको यूज किया जाता है, गैंगुई को रिमूव किया जाता है, यानी सैंड और सॉइल को रिमूव कर दिया जाता है, और सिर्फ डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनके ऊपर लगाई जाती है गैंगुई से, और उसको अलग करने के लिए मिट्टी विट्टी को भी अलग करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्टिंग ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, तो एक्सटिंक्टिंग ऑफ मेटल एक्टिविटी लो जो होता है मेटल लो रिएक्टिव होता है, मेटल लो रिएक्टिव जो कम रिएक्शन करते हैं उनको अलग करने की बात कर रहा है ये। तो अनरिएक्टिव रहते हैं, तो ऑक्साइड को क्या करते हैं, सबसे पहले हम तीन नंबर यानी HGS, यानी इसके अंदर Hg भी है, मर्क्यूरी भी है और S भी है, सल्फाइड ओर्स भी है, ये सल्फाइड ओर है, ठीक है। तो उसके अंदर ओर ऑफ मर्करी, ये मर्क्यूरी का ओर है। मर्क्यूरी को ये क्या करते हैं, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, हवा में पहले इसको गर्म करते हैं, फिर HGO जिससे ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है वैसे सल्फर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर HGS को इन्होंने रिएक्ट किया, किससे रिएक्ट किया, HGS को इन्होंने रिएक्शन भी लिख रखी है, HGS को इन्होंने रिएक्ट किया ऑक्सीजन गैस के साथ, जिससे कि फिर ऑक्सीजन गैस का रिएक्ट किया, यानी गर्म कर दिया तो ऑक्सीजन अपने आप आ गई, ऑक्सीजन आ गई हीट करते ही तो फिर HGO अलग हो गया और SO2 अलग हो गया। SO2 क्या गैस है, तो वो सल्फेट बन गया, ठीक है, सल्फाइड बन गया, ठीक है, सल्फाइड बन के वो चला गया। HGO को फिर हीट किया तो फिर O चला गया और Hg बच गया लिक्विड के अंदर, O गैस बन के चला गया, ठीक है। तो सिमिलरली कॉपर के साथ भी ऐसा किया, कॉपर सल्फाइड मिला, जो कॉपर सल्फाइड को भी उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, पहले तो जला दिया उसको, जिससे ऑक्सीजन के रिएक्ट कर दिया, जिससे SO2 गैस बन के उड़ गया, ठीक है। उसके बाद CuO को CuS के साथ वापस रिएक्शन करा दिया तो CuSO2 अलग हो गया, तो मतलब SO फिर चला गया, ठीक है, सल्फाइड फिर चला गया, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल मिडिल के अंदर है, जो कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली है, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, द मेटल इन द मिडिल टू द एक्टिविटीज, जो मेटल मिडिल के अंदर एक्टिविटीज के आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, जो जिनके अंदर यूजुअली सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों और प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसका पहले रिडक्शन करते हैं मेटल सल्फाइड और का एंड कार्बोनेट का, एंड कन्वर्ट इनटू मेटल, और मेटल के अंदर से कन्वर्ट कर देते हैं। सल्फाइड ओर्स को तो कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी एयर के बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर्स को जला देते हैं वो लोग, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इट इज़ नोन एज रोस्टिंग, उसे रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर के अंदर उसको जला दिया जाए तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। एंड द कार्बोनेट ओर्स एंड चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांग इन लिमिटेड एयर। और जो कौन से होते हैं कार्बोनेट वाले, सल्फाइड ओर्स को तो ये एक्सेस ऑफ एयर में जला देते हैं, जिसको कहते हैं रोस्टिंग। और अगर और ना जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको क्या कम एयर में जलाते हैं, लिमिटेड एयर में, लिमिटेड यानी जितनी होती लिमिटेड एयर में जलाते हैं तो वो कैलिनेशन प्रोसेस कहलाता है। मतलब लिमिटेड अगर एयर में जलाए तो कैलिनेशन प्रोसेस, और अगर ज़्यादा एयर में जलाए तो रोस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन सिंपली ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है,
सल्फाइड ओर्स को और कार्बोनेट ओर्स को कम चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा द केमिकल रिएक्शन दैट प्लेस ऑफ द ड्यूरिंग द रस्टिंग एंड द कैलिनेशन, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये रोस्टिंग के लिए है, अगर जिंक है, जिंक सल्फाइड है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ZnO और SO2 का अलग कर देगा। कैलिनेशन में भी यही चीज़ होगी, उसको भी हीट कर देंगे, उसको भी हीट कर देंगे। जैसे इधर हीट करा ZnO अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे क्या करते हैं इनके साथ, तो सबसे पहले कार्बोनेट और उसको सल्फाइड और का अलग अलग कर लिया। अब मेटल ऑक्साइड आर देन रेड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट एज ए कार्बन। कार्बन को एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लेके फिर ये रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ZnO जो बचा था, ZnO, ये ZnO जो बचा हुआ है इसको यहाँ पे लिख दिया इन्होंने और फिर किसके साथ रिएक्ट करा दिया, कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया, जिससे ZnCO आ गया। क्या आ गया, Zn अलग हो गया, नहीं बिल्कुल सॉलिड अलग हो गया। CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO2, क्योंकि CO2 नहीं है, CO है, तो कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये अलग हो गया। तो इसी तरीके से फैमिली ऑफ द फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा था और रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, बस वही चीज है इसके अंदर। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम या कंपाउंड्स इज आल्सो एज ए रिडक्शन प्रोसेस, उसे रिडक्शन प्रोसेस ही कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसके अंदर हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन यानी कोक टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल, यानी कार्बन लिया, इधर अपन ने ऊपर कार्बन लिया था तो उसने मेटल अलग कर दिया था, ठीक है, कार्बन लिया था तो उसने मेटल अलग कर दिया था, ठीक है। Zn वाली इक्वेशन दी थी तो Zn अलग कर दिया था। तो इसी तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, जो हाईली रिएक्टिव है मेटल है, कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। अब ये लेंगे जो हाईली रिएक्टिव है, जो इजीली रिएक्शन कर जाते हैं। तो एज यूज्ड एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, इनको रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है। दे डिस्प्लेस मेटल्स, ठीक है, दे डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं मेटल्स को, तो लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम द कंपाउंड्स। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ काम करती है और मेटल्स को अलग करने का काम करती है। मैग्नीशियम, जैसे ये लिखा है Mn, ठीक है, मैग्नीज, Mn को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करा दिया, क्या करा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, तो ठीक है। Mn को जैसे एल्युमिनियम के रिएक्ट कराया गया, Mn अलग हो गया, ऑक्सीजन का इसके बाद चला गया, एल्युमिनियम के पास चला गया और हीट अलग से अलग हो गई, तो Mn जो है उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे Fe का अगर देखें तो Fe को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो वो किसके बाद चला गया, एल्युमिनियम के बाद चला गया, जिससे आयरन अलग हो गया, जिससे आयरन क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है, जिससे आयरन अलग हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है कि आयरन अलग कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हाईली रिएक्टिव का, ठीक है। तो ये सब चीजें अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब पूरी एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल्स है टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये टॉप में एक्टिविटी सीरीज के, ठीक है। तो मेटल की बात कर लेते हैं, कैसे ये एक्टिविटी सीरीज टॉप में है, ठीक है। तो द मेटल इज हाई अप, मेटल क्या है, हाई अप, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब देखो मेटल्स की एक्सट्रैक्टिंग कैसे करते हैं, मेटल्स को अलग कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको बताई गई है। कई मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट और हाई होते हैं, ठीक है, कई मेटल्स कम होता है, जो रिएक्टिविटी होती है वेरी रिएक्टिव, हाई अप इन द रिएक्टिव सीरीज वेरी हाई। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं कम रिएक्टिव। तो रिएक्टिव सीरीज के तहत ये सब हम देखेंगे इसके अंदर कि कैसे कौन कौन से मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन से कम होते हैं, कौन कौन से मेटल जल्दी से ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज दीज आर मेटल्स हैव मोर एफिनेट ऑफ द ऑक्सीजन देन कार्बन। बहुत से जो मेटल होते हैं मोर एफिशिएंट होते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन देन कार्बन, कार्बन के बदले ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। तो बहुत से जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जैसे सोडियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के तहत इनको अलग किया जाता है फॉर दियर मोल्टन क्लोराइड्स। मोल्टन यानी पिघले हुए क्लोराइड्स, मतलब इनको Cl के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्लोराइड से अलग हो जाते हैं। तो दिस इज अ मेटल डिपॉजिट ऑफ द कैथोड। अब कैथोड और एनोड की बात करें तो कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज रहता है। कैथोड है क्या, कैथोड एक मेटल की स्ट्रिप है, क्या है, मेटल की एक स्ट्रिप है, एनोड भी एक मेटल की स्ट्रिप है।
ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रिप में एक पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। पॉजिटिव साइड कैथोड की तरफ जोड़ा गया, पॉजिटिव साइड तो एनोड की तरफ जोड़ा गया, और कैथोड की तरफ नेगेटिव साइड जोड़ा गया। कैथोड की तरफ नेगेटिव और एनोड की तरफ पॉजिटिव साइड जोड़ा गया। मतलब एक वायर है जिस इलेक्ट्रिसिटी ली हमने, जो पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव है उसको हमने एनोड की तरफ जोड़ दिया, और जो नेगेटिव है हमने कैथोड की तरफ जोड़ दिया। अब कैटायन और एनायन की बात करते हैं, जो हमने क्लास 9 में पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जो आयंस होते हैं वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो कैटायन होते हैं, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो क्या होता है, एनायन होते हैं। ठीक है, तो एनायन जाएंगे एनोड पे, एनायन जाएंगे एनोड पे, क्योंकि एनायन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज एनोड होता है, तो वो क्या जाएंगे, एनोड पे चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वो एनोड पे जाएंगे। और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जो एनायन होंगे, कैटायन जो होंगे, वो कैथोड पे जाएंगे, क्योंकि कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन एनायन, और कैथोड और एनोड। तो एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन नेगेटिव होते हैं। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कैथोड पे रिएक्शन होगी Na इलेक्ट्रॉन NaCl2Cl। ठीक है, तो ये Cl एनोड, एनोड जो होगा उस पर कौन आएगा, Cl क्लोरीन इकट्ठा होगा, और कैथोड पे कौन, सोडियम इकट्ठा हो जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइज रिएक्शन ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी ऐसे ही मिलता है। ये देखो डायग्राम भी बना रखा है इन्होंने, जो डायग्राम अभी मैंने आपको जो समझाया इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम, वो ये बना रखा है इन्होंने। ये देखो इस डायग्राम के अंदर हमको सब दे रखा है, इन्होंने दे रखा है। देखो इलेक्ट्रिसिटी मैंने कहा था पॉजिटिव जो होगा एनोड से जुड़ा होगा, और नेगेटिव जो होगा वो कैथोड से जुड़ा होगा। और ये हमने पूरा सर्किट बना लिया, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है इसे सेल या बैटरी से। तो इलेक्ट्रिसिटी दी है तो पॉजिटिव हमारा एनोड हो गया, नेगेटिव हमारा कैथोड हो गया। अब देखो नीचे दो ये मेटल प्लेट है, एनोड की और कैथोड की, दोनों की मेटल प्लेटें। तो ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये टैंक के अंदर है। और इम्प्योरिटीज एनोड मड, ये इम्प्योरिटीज पड़ी है जो एनोड मड है। ठीक है, तो इसमें से जो मड में से निकलेगा, तो जो पॉजिटिव होगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो एनोड पे जाएगा। ठीक है, तो एनायन जो होंगे इसमें मड में से निकलने वाले एनायन जो होंगे, एनायन जाएंगे अपने एनोड के ऊपर, और कैटायन जाएंगे कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम बना रखा है, इन्होंने लिख भी रखा है, द एनोड इज इम्प्योर, द एनोड इज इम्प्योर कॉपर वेयर एज द कैथोड स्ट्रिप इज प्योर कॉपर। कैथोड स्ट्रिप प्योर कॉपर है, और एनोड स्ट्रिप, एनोड जो है वो इज इम्प्योर कॉपर ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। कैथोड क्योंकि कॉपर पॉजिटिव है, मेटल है, तो मेटल है पॉजिटिव है, तो कॉपर कहाँ चल जाएगा, किसके ऊपर जुड़ जाएगा, जाके कैथोड पे चला जाएगा। ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रिक साइड प्योर कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड, कैथोड पे जाके चिपक जाएगा, क्योंकि मेटल है, मेटल पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव जाके कैथोड नेगेटिव होता है, तो उस पर जाके चिपक जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में भी आपको ये चीज़ बताई जा रही है, द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। बहुत से मेटल जो होता है वो बहुत से रिडक्शन प्रोसेस से पास होता है, क्योंकि उसे प्योर होना होता है, तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो सब अलग हटाई जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग से बहुत से जो मेटल्स होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर द रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकल। ठीक है, ये रिफाइंड किससे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिकल, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो इम्प्योर मेटल होता है इज मेड अप ऑफ एनोड। इम्प्योर मेटल किससे बना होता है, एनोड से बना होता है। ठीक है, तो वो इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, एनोड से, एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑफ कैथोड। मतलब जो मड इसके अंदर डाला जाता है वो एनोड साइड से डाला जाता है, एनोड पे होता है वो, तो एनोड से जो भी कैथोड की तरफ जाता है, तो प्योर स्ट्रिप होते हैं ना, वो सारे क्या कैथोड की तरफ चले जाते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक। जो सॉल्यूशन है मेटल सॉल्ट का, वो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो सॉल्यूशन इसमें डाला गया है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द एपरेटस इज सेटअप ऑन द पासिंग द करंट, इसके अंदर पास करता है करंट, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, इसमें करंट पास करते हैं। देखो करंट पास कर रहे हैं इसके अंदर, देखो ठीक है, इस जगह अपने करंट पास कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये करंट पास कर रहे हैं इसके अंदर, इधर देखिए, ये करंट पास कर रहे हैं, इधर इस जगह करंट पास कर रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह करंट पास कर रहे हैं। करंट पास करने के बाद आगे चलते हैं अपन। तो करंट पास कर रहे हैं, करंट पास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो, जिससे जो नेगेटिव साइड पे है वो चले जाए, मतलब अपने तरह दे रखा है। जैसा कि मैं तुम्हें समझाया था, कैथोड के पास पॉजिटिव आयंस आते हैं, यानी कॉपर किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। तो वही चीज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी किसके साथ पास करानी पड़ती है। फिर ऑन पासिंग द करंट, करंट पास द प्योर मेटल्स फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, प्योर मेटल जो होता है, फ्रॉम एनोड से डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाता है। जैसे मड आया, जैसे ये मड आया, इस डायग्राम के अंदर देखा मड, तो मड आया वैसे ही इसके अंदर ये आ जाता है, मड आ जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है, डिजॉल्व हो जाता है इसके अंदर। और डिजॉल्व होने के बाद क्या होता है, मेटल अलग होना चालू हो जाता है। एंड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। जब सॉल्यूशन ऑफ द इम्प्योरिटी इन द सॉल्यूशन, जो भी इम्प्योरिटीज बचती है वो सेटल डाउन हो जाती है, यानी नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठने के बाद आर नोन एज एनोड मट, उसे हम एनोड मट कह देते हैं। जो नीचे बैठ जाती है और नीचे बैठने का, तो उसे हम एनोड मट कह देते हैं। एनोड मट को अलग कर लिया, वो कैथोड को निकाल के उसके अंदर से जो भी मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो मेटल को हमने अलग निकाल दिया, जिससे वो मेटल अलग हो गया। ठीक है। तो मिनरल्स और गैंग्यूई, इन सब की डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, जो आप डेफिनेशन इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है। जो ऊपर दे रखी थी, आपको शायद बताया गया होगा, ऊपर उसके अंदर दे रखी थी शुरुआत में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो फिर उसकी डेफिनेशन आपको दे रखी थी गैंग्यूई इन सब की। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं इसके। आगे चलते हैं हम। आगे चलने के बाद हमें पता है कोरोजन। कोरोजन आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज पे जंग लग जाने को हम कोरोजन कहते हैं, सिंपल सी भाषा में कहें तो। और कोरोजन कैसे लगता है, मॉइस्चर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो रिएक्ट कर जाता है बेसिकली किससे, जो भी मेटल होता है उससे। तो सिल्वर जो आर्टिकल्स होता है बिकम ब्लैक। आपने देखा होगा जो सिल्वर इन चांदी होती है वो काली पड़ जाती है फॉर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब उसे एक्सपोज कर जाता है एयर के अंदर, मतलब हवा के अंदर रख दिया जाता है, एक्सपोज कर जाता है एयर के अंदर, तो वो क्या हो जाती है, ब्लैक रंग की हो जाती है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर। जो भी सल्फर होता है एयर के अंदर उससे रिएक्ट कर जाती है। अब ये सल्फर से रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है सल्फर से, तो टू फॉर्म कोटिंग ऑन द सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्फर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है, यानी सल्फर रिएक्ट कर जाता है उस सिल्वर के साथ, तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है उसके ऊपर, इस कारण जैसे वो काली पड़ जाती है। कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है विद द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। एयर के अंदर जो भी नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड नमी होती है उससे वो स्लोली स्लोली रिएक्ट करते जाता है और अपनी शाइन खोता जाता है और ब्राउन सरफेस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे की जंग को, तो ब्राउन सरफेस हो जाता है, ग्रेन्स आ ग्रीन कोट। और जो गेंस है वो ग्रीन कोट, यानी थोड़े थोड़े धब्बे पड़ जाते हैं उस पर ग्रीन कलर के, तो अपन उसको रगड़ देते हैं अगर रेजमाल से, तो फिर वो साफ भी हो जाती है। दिस इज ग्रीन सबस्टेंस कॉपर कार्बोनेट। और वही हरा सबस्टेंस क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, यानी कॉपर क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, उसके ऊपर ब्राउनिश सा हो जाता है वो बिल्कुल, और ऐसा लगता है जैसे फेड हो गया हो। ठीक है। आयरन वैन आयर कॉपर, ठीक है, कॉपर का ऐसे बनाया था कॉपर। आयरन क्या करता है, आयरन भी मोस्ट एयर होता है। जो भी आयरन के अंदर मोस्ट एयर होता है फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक आकार ऑफ द कोटिंग ब्राउन फ्लैकी एंड सब्सटेंट कॉल्ड द रस्ट। तो कैसा होता है, रस्ट लग जाती है। तो मेनली तो हम कॉपर पे तो कम देखते हैं, हमने आज तक देखा होगा तो आयरन पे देखा होगा, सिल्वर पे देखा होगा। ठीक है। कॉपर को इतना आपने नोट भी नहीं किया होगा। ठीक है। तो फिर आयरन जो है, आयरन के ऊपर भी कैसा ब्राउन फ्लैकी सबस्टेन पड़ता है, उसे कहते हैं रस्ट। तो आपने आयरन की जंग तो हर किसी ने देखी होगी। ठीक है। तो ये अपने पास ये रहा, ये अपने पास एक एक्टिविटी है, इसके ना पूछा गया है। देखो एक जो नेल है वो रस्टिंग आयरन नेल है, वाटर के अंदर आधी वाटर आधा ऊपर, रस्टी आयरन नेल। और एक एयर के अंदर है जिसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, ऑयल डाल के पानी के अंदर डाली गई है, ऑयल डाली है पानी के अंदर ऑयल। देखो एयर है, उसके बाद लेयर दूसरी ऑयल की, उसके बाद नीचे पानी में भर दिया गया। एक खुली पड़ के ड्राई है, सूखा है, सूखा एंड्रोडियस कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। अब ये पूछा जाता है कि इस तीनों में से किस पे जंग जल्दी लगेगी, किस पे जंग जल्दी लगेगी या लगेगी, या जिस पे जंग नहीं लगेगी, ये सब चीज पूछना पड़ता है। तो आपने ऑब्जर्व किया आयरन नेल रस्ट बट दे डू नॉट रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी और सी।
तो आप जानते हो बी और सी के अंदर ये टेस्ट ट्यूब रस्ट क्यों नहीं हुई, बी और सी के अंदर नहीं हुई। इस टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ना नेल आर एक्सपोर्ट टू द बोथ एंड एयर एंड वाटर, ठीक है। तो इसी का रीजन दे रहा है कि आपने ये तीन जो रखे थे, एक में सूखी हवा थी, एक में एयर थी, एक में लेयर ऑफ ऑयल थी, और नीचे उसके अंदर डाल दिया गया। तो बी के अंदर क्या हुआ, ये पूरा पानी के अंदर है और इसके अंदर एयर और वाटर दोनों है, इसलिए मॉइस्ट एयर की वजह से ही रस्ट हो गई है। तो इन द टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो नेल है एक्सपोज टू ऑन द बोथ एयर एंड वाटर के अंदर, इस वजह से वो रेस्ट हो गई। इन द टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो नेल है वो ओनली वाटर के अंदर, वाटर पानी के अंदर, पहली बात तो पूरी पानी के अंदर, तो रस्ट नहीं हो रही। दूसरी बात है इसमें मोस्टर जा नहीं सकता क्योंकि ऑयल की परत ऊपर लग रही है। अगर ऑयल की परत टेस्ट ट्यूब बी के अंदर लगी हुई है तो वो अंदर जाने नहीं देगी एयर वेयर को, तो फिर इस वजह से क्या होगा कि वो रस्ट नहीं होगी, ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है कि ऑयल का भी, और वैसे भी पानी के अंदर अगर नेल रखी जाएगी तो रस्ट नहीं होगी क्योंकि पानी के अंदर ये पूरे मॉइस्चर के अंदर है, ना कि वो हवा से रिएक्ट कर रही है कहीं से। और जो सूखा है जहाँ पे हवा ही नहीं है, एयर नहीं है, ड्राई है, तो ड्राई के अंदर तो वो ऑब्वियसली रस्ट नहीं हो सकती क्योंकि ड्राई है पूरा। ये नीचे सिल्ली का जेल भी हो सकती है, ड्राइंग जो भी ड्राइंग एजेंट होता है वो इन्होंने भर रखा है जिससे हवा जो एब्जॉर्ब है वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। नीचे ये एब्जॉर्ब हो जाए हवा पूरी नीचे, जिसकी वजह से ये एयर क्या जाए, ड्राई हो जाए, यहाँ पे मॉइस्चर ना रहे, ठीक है। सूखी हवा मतलब जिसके अंदर मॉइस्चर ना हो, तो मॉइस्चर बिना वाली हवा इसके अंदर ली गई है, तो मॉइस्चर बिना है इसके अंदर, तो इस वजह से मॉइस्चर नहीं होगा, तो फिर वो वापस से रस्ट नहीं होएगा, ठीक है। प्रिवेंट ऑफ द कोरोजन, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए आपने मोस्टली देखा होगा पर पेंट कर देते हैं। तो इसने लिखा है कि पेंटिंग से, ऑयलिंग से, या तो ऑयलिंग कर दो, उसकी पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वनाइजिंग कर दो, क्रोमो प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो, और मेकिंग अलॉय या फिर अलॉय बना दो। तो आप पेंटिंग जानते हैं, पुताई पेंट करना, उसके बाद ऑयलिंग मतलब कोई लिक्विड ऑयल लगा देना, उसका ग्रीस भी आप जानते हैं चिकना पदार्थ होता है उसको ऊपर लगा देना जिससे एयर उसके साथ रिएक्ट नहीं। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, एक लेयर परत चढ़ा देते हैं हम, किसी और मेटल की परत उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनाइजिंग होती है। उसके बाद क्रोमेटिंग प्लेटिंग, क्रोमेटिंग प्लेटिंग मतलब कि यानी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर बिजली द्वारा इस तरह से चढ़ाया जाता है, मतलब इस तरह से चढ़ाया जाता है वो उतरता नहीं है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पावरफुल रहता है। और एनोडाइजिंग का एनोडाइजिंग एजेंट यानी उसको वो इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो एनोड बनाते हैं ना, एनोड के ऊपर एनोड जब लगाते हैं उसी मेटल को लगा दिया जाता है एनोड की जगह पे, जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी होती है, जिसके ऊपर कोटिंग करनी होती है, चढ़ानी होती है। और मेकिंग अलॉय या फिर अलॉय बनाते हैं। अलॉय तो तुम जानते हो जैसे एल्यूमिनियम इज अलॉय, जो दो मेटल से मिलके बनता है, और जो बनाया इसलिए जाता है क्योंकि या तो जंग ना लगे, या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, या तो वो लॉस ना हो, इस वजह से वो बनाया जाता है अलॉयस, ठीक है। एल्यूमिनियम जैसे अलॉय है, ब्रास है, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग इतना वैसा अभी सारे मेथड के बारे में आपको बता रहा है, जो मैं आपको बता देता हूँ। गैल्वेनाइजिंग वो मेथड होता है जो प्रोटेक्टिंग स्टील को प्रोटेक्ट करता है, आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से, कोटिंग दैम ए लेयर ऑफ द जिंक। तो गैल्वेनाइजिंग वो प्रोटेक्ट किसको करता है, स्टील को करता है, आयरन को करता है, और वो कोटिंग करता है जिंक की लेयर की, मतलब जिंक की लेयर की कोटिंग कर दी जाती है स्टील और आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है वो रस्ट नहीं होते, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द गैल्वेनाइजेशन आर्टिकल इज प्रोटेक्ट फ्रॉम अगेंस्ट रस्टिंग इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जिंक कोटिंग ब्रोकन हो जाती है, यानी जिंक कोटिंग कहीं से हट जाती है, ठीक है, ब्रोकन मतलब हट जाती है उसके ऊपर से, तो वो जंग खा सकता है। अलॉइंग इज वेरी गुड मेथड फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अलॉय एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर देता है। और डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ जो उसकी मेथड की होती है, तो उसके अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ आती है। जैसे आयरन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन द प्योर स्टेट। आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेकिन प्योर स्टेट में नहीं काम में लिया जाता। दिस इज़ प्योर बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि प्योर आयरन बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है, ना खींचा जा सकता है इजीली वैन हॉट, यानी कि अगर हल्का से ही गर्म करोगे, उसे हॉट करोगे तो वो खींचा चला जाएगा, इसलिए उसको प्योर आयरन को यूज़ नहीं किया जाता है। बट इफ़ इट मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 0.05%, अगर उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है कार्बन 0.05% कार्बन मिक्स कर दिया जाता है, इट बिकम्स हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विथ निकेल और क्रोमियम, ठीक है, आयरन की बात करें, अगर आयरन को कार्बन के साथ मिला दिया जाता है तो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आयरन को निकेल और क्रोमियम के साथ मिला दिया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है,
यानी आयरन को क्रोमियम या निकल के साथ मिला दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है स्टेनलेस। ठीक है, आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टेनलेस स्टील बन जाता है विच इज हार्ड होती है, डज नॉट रस्ट, और वो जंग भी नहीं खाती है, जंग भी नहीं खाती है। ठीक है, वो जंग भी नहीं खाती और वो क्या बन जाती है, हार्ड भी बन जाती है। इफ आयरन इज मिक्सड विथ सम अदर सब्सटेंस, अगर आयरन को और भी सब्सटेंस के मिक्स कर दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल की चेंज इसलिए की जाती है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको चेंज करके मतलब हमें उससे प्रॉफिट मिलता है। जैसे आयरन रस्ट नहीं होता, निकल और क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, फिर रस्ट नहीं होता, तो इसके अंदर हमारा फायदा है कि वो रस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से हम मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। एंड अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, और मेटल और नॉन मेटल का भी। मतलब जो अलॉय होता है या तो दो मेटल से मिलकर बनता है मिक्सचर, दो मेटलों का मिक्सचर होता है, या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइम मेटल्स, मतलब जो भी मेटल्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, जो भी मेटल्स यूज किए गए हैं इसके अंदर, मतलब यूज करेंगे इसके अंदर, जो भी मेटल्स को अलॉय बनाने के लिए यूज करेंगे उन सब मेटल को मॉल्टन फॉर्म में लिया जाएगा, ये मेल्ट किया जाएगा। उसके बाद उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा अदर सब एलिमेंट से, फिर उन सबको मिला दिया जाएगा। जैसे अपन सब ग्रेडियंट लेके एक साथ उसको पिघला के मिक्स करते हैं तो वैसे उनको मिक्स कर दिया जाएगा और डेफिनेट प्रपोर्शन में उनको मिला दिया जाएगा। मतलब डेफिनेट प्रपोर्शन का ये भी मतलब होता है कि भाई 1 चम्मच उसकी, 2 चम्मच उसकी, 3 चम्मच उसकी, उस तरह से भी देखा जाता है। और डेफिनेट प्रपोर्शन में बिल्कुल मिक्स कर दिया जाएगा, बिल्कुल एक ही लगेगी वो पूरी क्वांटिटी। इट इज देन कूल्ड ऑफ टू रूम टेम्परेचर, और वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे मिक्स करने के बाद, और रूम टेम्परेचर पे वो कूल हो जाएगा तो वो अलॉय बन जाएगा। ठीक है, अलॉय बन जाएगा। तो आपने देखा कि अपन ने उसे अलॉय को बना लिया, तो अलॉय को मैंने प्राइमरी सब्सटेंस को पिघला के अपन अलॉय बना सकते हैं, और अलॉय हमारी प्रॉपर्टीज के हिसाब से मतलब हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे इसने एक डू यू नो दिया है कि प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वो इजीली बना नहीं पाते ऑर्नामेंट, इसलिए उसके अंदर क्या है, ज्वेलर क्या करते हैं उसके अंदर अलॉय कर देते हैं, तो उसके अंदर कुछ मिला देता है, आइदर सिल्वर मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं, जो थोड़ा हार्ड हो जाता है वो। तो भारत के अंदर 22 कैरेट का बन जाता है वो, 22 कैरेट का मतलब गोल्ड, आपने सुना होगा 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी जो होती है 22 कैरेट की होती है, तो वही चीज़ बन जाती है। आपने ये भी सुना होगा 22 कैरेट का मतलब बता रहा है ये कि 22 कैरेट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा आज तक आप सुनते हैं 22 कैरेट का मतलब 22 पार्ट जो है प्योर गोल्ड है इस अलॉय के अंदर, और 2 पार्ट जो है आइदर कॉपर और सिल्वर हो सकता है। यानी 22 कैरेट का मतलब है उसके अंदर 2 की इम्प्योरिटी, 2 पार्ट्स की इम्प्योरिटी है, बाकी 22 प्योर है। ठीक है, तो 24 कैरेट का हो जाता है। तो बहुत से मेटल जैसे इन इफ वन ऑफ द मेटल जैसे मर्क्यूरी को लें, मर्क्यूरी इट इज अलॉय, इट इज नोन एज द अमलगम। तो मर्क्यूरी का जो अलॉय है वो अमलगम है, यानी मर्क्यूरी जो है एक प्योर मेटल है और मर्क्यूरी से बनाया जाए अमलगम बनाया गया है। ठीक है, अमलगम अलॉय है, यानी मर्क्यूरी उसके अंदर ज़्यादा है और बाकी अदर मेटल जिससे भी बनाया गया है वो कम है उसके अंदर, तो इसलिए अमलगम दिया गया है, इसलिए आगे कहा गया है कि मर्क्यूरी से बना है। ठीक है, तो मर्क्यूरी मतलब प्राइमरी है, मतलब ज़्यादा उसके अंदर है। इन द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग ऑफ द अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल्स। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एंड मेटल पॉइंट होता है ऑफ एन अलॉय का, किसी भी अलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक को पास कर सकता है नहीं कर सकता, एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लेस देन होता है प्योर मेटल से। जो भी प्योर मेटल होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उससे कम होता है अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, प्योर से कम होती है, जैसे एल्युमिनियम की कॉपर से कम रहेगी, कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, कॉपर से, और ना वो मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा कम रहता है कॉपर से। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल ब्रास से एग्जांपल भी दिया है, कहता है ब्रास इज एन अलॉय कॉपर एंड जिंक, यानी कॉपर और जिंक को मिक्सअप करके बनता है ब्रास। ब्रॉन्ज बनता है टिन और कॉपर को मिक्सअप करके, यानी कि इसके अंदर कहा गया कॉपर एक प्राइमरी है, कॉपर सबसे प्राइमरी है, उसके अंदर जिंक मिलाया गया तो क्या बन गया, ब्रास बन गया, और कॉपर के अंदर टिन मिलाया गया तो क्या बन गया, ब्रॉन्ज बन गया। ठीक है, ब्रॉन्ज बन गया। जैसे ब्रास के आपके नल होते हैं मेनली, जो प्लम्बिंग के नल वाले होते हैं वो जंग नहीं खाते, तो ब्रास के होते हैं मेनली। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये ब्रास और ब्रॉन्ज है, ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है।
कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन ब्रास और ब्रॉन्ज गुड कंडक्टर नहीं है। तो ये कॉपर होते हुए भी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ी बदल गई। अगर कॉपर को मिलाया गया टिन के साथ तो इस अलॉय बन गया तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। ठीक है, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, केमिकल फिजिकल। तो केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज बदल जाती है। ठीक है, और किसी किसी की फिजिकली बदलती है, केमिकली बदलती है, ओनली ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो सर्किट के अंदर कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉपर यूज किया जाता है सोल्डर एंड अलॉय लेड और टिन। जो सोल्डर जो मोबाइल को सोल्डरिंग करने के काम में आता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट को, पीसीबीज को, तो वो चीज़ें जब सोल्डर करने के काम में आती है तो वो सोल्डर कहलाता है। तो सोल्डर किससे बना होता है, लेड और टिन मटेरियल को मिक्स करके अलॉय से बना होता है सोल्डर। ठीक है, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो लो रहता है, और वो मतलब जल्दी से गर्म हो जाता है तो वो लो रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वेल्डिंग जो होती है वो दो तार के बीच में वेल्डिंग के काम में आता है। तो फिर अपन ये बात पढ़ते हैं, ये मोन जू नो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि जो एंशिएंट टाइम में मेटलर्जी थी वो ज़्यादा अच्छी थी। जो आयरन का पिलर है कुतुब मीनार इन दिल्ली के अंदर जो बनाया गया है वो 1600 ईयर्स अगो बनाया गया था भारत के अंदर। तो फिर वो अभी तक जंग क्यों नहीं खाया है? For its quality of rust resistance, it has been examined by the scientists from all parts of the world. The iron pillar is 8 meter high and 6 टन यानी 6000 kg का वेट है उसके अंदर, 6000 kg का, और 8 मीटर हाई है। ठीक है, तो जंग नहीं खाया है। ये क्वेश्चन आंसर है कुछ, तो क्वेश्चन आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, और ये चैप्टर अब आगे चल के यहीं ख़त्म होता है। तो ये कंप्लीट होता है चैप्टर आपका मेटल नॉन मेटल। आप मेरे हिसाब से इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, वो क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, इसके सारे आपको क्वेश्चन आते होंगे, और इस चैप्टर को अच्छी तरह से वापस से एक बार देख लीजिएगा इस YouTube चैनल पे। आपको